वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा में समर्थन जताया है। इसके बाद से ही नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल संसद के दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी से जुड़े सालों पुराने नेता अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नाराजगी के कारण नेताओं ने नेम प्लेट तक को उखाड़कर फेंक दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। वक्फ बिल के विरोध में पार्टी छोड़ने वालों में राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अली, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव से पहले इन नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अंदर ही असंतोष बढ़ रहा है। राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेडीयू के समर्थन से बहुत आहत हैं। उन्होंने इसे काला कानून बताया जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और समर्थन मिलने के बाद जेडीयू से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहा हूं। इसके अलावा तबरेज हसन ने भी भरोसा तोड़ने वाली बात कही है। शुक्रवार को जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित कर उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है, जो मानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए है। तबरेज ने अपने पत्र में लिखा कि मुझे उम्मीद थी कि आप अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके बजाय आपने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने लगातार मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम किया। राजू नैयर और तबरेज हसन समेत दूसरे नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के कई नेता इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भैया, मुख्यमंत्री जी के पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर भोग दिया और मुख्यमंत्री जी का जो सेकुलर और वैचारिक पर्सनैलिटी है वो अकेला थकेला कर दिए। बीजेपी ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है और चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी। इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में। धन्यवाद। जेडीयू में नेता लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। भैया, मुसलमान छोड़िए ना, जिस तरह आरक्षण पर हमला है, ईबीसी पर हमला है। नीतीश जी का मतलब ईबीसी। लोकसभा और राज्यसभा में वक्त बिल पास हो गया है। सर, जो सेक्युलर पार्टियां अपने आप को कहती थी, उन्होंने भी वोट किया है इसके पक्ष में। अरे भैया, और पत्रकारें लोग सेकुलर नॉन सेकुलर तय कीजिएगा। हाँ, हम तो कह ही दिए हैं कि नीतीश कुमार के 90% बड़े नेता बीजेपी के साथ उनका दूध मिश्री का रिश्ता हो। तो समय आपको बताएगा। ये जो बीजेपी की मानसिकता है मंडल विरोधी है। जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवलकर है उनकी किताब में लिखी हुई है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़े। सबसे पहले क्रिश्चियन पर इन्होंने हमला किया, उनके धर्मांत पर। उससे पहले खत्म हो रहा है नीतीश जी को खत्म करके। तो जब आप नीतीश जी को खत्म करिएगा तो ईबीसी का साथ तो कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस ईबीसी के साथ जाएगा। ईबीसी ना इधर ना उधर, सीधा कांग्रेस। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी साजिश है। अकेला नीतीश कुमार सेकुलर या ईबीसी के विचार वाले लोग बचे हैं। उनके जितने बड़े नेता हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार के विचारधारा के नहीं थे, वो बीजेपी विचारधारा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेश राव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेश राव, अब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या दिक्कत है? दलित को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है। खाली ओबीसी में मुख्यमंत्री होगा, ईबीसी और दलित में नहीं होगा। सामने करना ही चाहिए।
दलित में तो प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 27% दलित ST SC है, तो बनाइए देश का प्रधानमंत्री, बनाइए। एको ठो मुख्यमंत्री, 2 ठो ST है ना, तो दलित को भी दीजिए। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री। रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में NDA का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, JPC की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने JPC में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहां पे हम लोग की शंकाएं थी, जहां पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहां पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया, और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा, और समय इसको साबित भी करेगा। देखिए, उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था, और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे,
लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है, और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े। वहीं राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया गया था। लोकसभा में भी इस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था।